स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहले हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ में थे और फिर उसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं WTO से। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये आया कब? 1 जनवरी 1995 से आया और इसने रिप्लेस किसे करा? इट रिप्लेस्ड गैट। गैट क्या है? गैट जनरल एग्रीमेंट था ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1947-48 के टाइम पर आया था। तो जनरल एग्रीमेंट था, टैरिफ्स एंड ट्रेड, अलग अलग कंट्री इसमें जुड़ती चली गई गैट में। और फाइनली फिर 1 जनवरी 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पावर में आया। दोनों में फ़र्क क्या है? ये जनरल एग्रीमेंट था, एक बॉडी नहीं थी, ये केवल एग्रीमेंट था कंट्रीज़ के बीच में, जबकि जब WTO एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? क्योंकि गैट 1947 का बना था, तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कई चीज़ें नहीं थी, इसमें सर्विसेज के ट्रेड से रिलेटेड कई चीज़ें नहीं थी, केवल गुड्स के ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें होती थी गैट में। ठीक है, तो इसलिए मीटिंग्स वगैरह हुई। एक उरुग्वे राउंड हुआ। उरुग्वे एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। उरुग्वे राउंड हुआ 1986 से 93 के बीच में। उरुग्वे राउंड, साउथ अमेरिका की कंट्री है उरुग्वे। वहाँ पर एक अर्थर डंकल थे, DG ऑफ गैट। अर्थर डंकल इस उरुग्वे राउंड में पार्टिसिपेट करा था। अर्थर डंकल वो DG थे, डायरेक्टर जनरल थे गैट के, DG ऑफ गैट। तो उन्होंने मीटिंग का आउटकम जो निकला उरुग्वे राउंड का, उन्होंने जो प्रपोजल्स दिए उसे डंकल प्रपोजल्स के नाम से भी जानते हैं। और फिर फाइनली उसका आउटकम क्या रहा? उसका आउटकम ये रहा WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि पूरी दुनिया में फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। ठीक है, ये टैरिफ्स, क्योंकि टैक्सेस क्या करते हैं? ट्रेड को डिस्करेज करते हैं। तो कंट्री के बीच में ना, सभी को के बीच में ट्रेड ना फ्रीली होना चाहिए। सरकारें टैक्सेस के थ्रू ना बैरियर का काम ना करें, या अदर नॉन टैक्स बैरियर्स भी होते हैं बहुत सारे, तो बैरियर फ्री ट्रेड हो, ये ऑब्जेक्टिव रहता है WTO का। ठीक है, एक तो हमारा इसमें एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 साल में, 1 साल में, ये बीच बीच में होती रहती है। तो उसमें कई चीज़ें डिस्कस होती हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रेड पूरी दुनिया में कैसा। ठीक है, तो एक तो ये हमारा न्यूज़ में रहता है। दूसरा, स्टार, क्योंकि कुछ टेलीस्कोप हैं तो जो स्टार्स वगैरह को भी स्टडी करते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कई चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। तो एग्ज़ाम में ना फिर स्टार के बारे में भी, स्टार कैसे बनते हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस ना करंट से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि कई बार टेलीस्कोप ना नए नए स्टार ढूंढ लेते हैं और उनकी स्टेजेस के बारे में पता लगाते हैं, तो तब वो न्यूज़ में बन जाते हैं। तो एक लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, कोई भी स्टार होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो सबसे पहले नेबुला जो है वो बर्थ ऑफ स्टार होता है। बर्थ ऑफ स्टार, इसमें क्या होता है? बहुत सारी गैसेस वगैरह कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, बहुत सारी गैसेस कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं जहाँ से स्टार का जन्म हुआ है। अभी स्टार में ना न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब बर्निंग नहीं भी है। ये नेबुला क्या है? बर्थ ऑफ स्टार है। फिर ये एक प्रोटोस्टार में कॉन्सेंट्रेशन लेवल और बढ़ जाता है गैसेस का, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन वगैरह गैस, ये सब होती हैं इसमें। तो वो प्रोटोस्टार में कन्वर्ट हो जाता है जब गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये बिफोर फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसमें 2 छोटे न्यूक्लियस ना कंबाइंड होकर बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो ये मेन सीक्वेंस में चला जाता है। मेन सीक्वेंस जो है लॉन्गेस्ट जो है टाइम पीरियड होता है किसी भी स्टार का, जिसमें बेसिकली फ्यूज़न वाली प्रोसेस हो रही होती है। हाइड्रोजन कंबाइंड होकर हीलियम बना रहे होते हैं और ये एनर्जी रिलीज करने लगता है। एनर्जी, जैसे हमारा जो सन है अभी मेन सीक्वेंस में है, जो सोलर सिस्टम का सन है वो मेन सीक्वेंस में है। अब धीरे धीरे करके कभी तो ऐसा होगा हजारों लाखों सालों में कि जो मेन सीक्वेंस है वो धीरे धीरे सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन कम रह जाएगी। तो जब हाइड्रोजन कम रहती है, ज़्यादातर एनर्जी रिलीज हो चुकी होती है, तो रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है। रेड जाइंट
या रेड सुपर जायंट। ये दो कैटेगरी हमने इसलिए डिवाइड करी क्योंकि इसमें जो है एक तो वाले स्टार हैं जो साइज में बहुत बड़े हैं, जैसे सन से 10 टाइम, सन का जो 10 टाइम से बड़े स्टार हो गए वो रेड सुपर जायंट होते हैं, वो बहुत बड़े रेड जायंट, मतलब रेडिश कलर हो जाए। जब कोई आग बुझने वाली होती है आखिरी में, पहले येलो लाइट थी और फिर आखिरी में रेडिश हो गया जब वो बुझने वाला है, ठीक है। तो फिर ये जो रेड जायंट है जिसका साइज कम होता है ये वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट ड्वार्फ DWARF, वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूजन स्टॉप हो जाता है, फ्यूजन स्टॉप्स, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो स्टॉप हो जाता है। और ये रेड सुपर जायंट जो है ये जो है सुपरनोवा इसमें होता है, सुपरनोवा मतलब विस्फोट होता है, सुपरनोवा। और ये या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे होते हैं, हीट इतनी रिलीज नहीं होती, या फिर ये बन जाता है ब्लैक होल, ये बन जाता है ब्लैक होल जिसमें से सनलाइट भी पास नहीं हो सकती, ये इतनी ग्रेविटी इसमें इतनी ज़्यादा होती है कि सनलाइट भी पास नहीं होती। तो ये लाइफ साइकिल है स्टार की, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ये हर किसी को पता होना चाहिए कि स्टार की लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। जो पूरा प्रोसेस पता है ना, सन जो है हमारा वो मेन सीक्वेंस वाले में है, तो फिर धीरे धीरे सन क्या है रेड जायंट या वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, फ्यूजन स्टॉप्स हो जाएगा, लेकिन ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेगा हमारा सन। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक सीपरी, ये न्यूज़ में रहता है, सीपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीपरी, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये स्वीडन में है, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन में। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1966। ये ग्लोबल वॉचडॉग है, ऑन आर्म्स, ठीक है। हथियारों के ऊपर नज़र रखता है, किस कंट्री में कितने हथियार हैं, कौन सी कंट्री किस कंट्री को कितने हथियार बेच रही है, खरीद रही है, कितने उसके पास स्टॉक पाइल हैं। तो ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वॉचडॉग है, जो हथियारों के ऊपर होड़ जो मची हुई है कंट्रीज़ के बीच में उस पर नज़र रखता है। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है अभी, रिपोर्ट 2020 से 24, 2020 से 24, इन 4 साल में जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, इंपोर्टर ऑफ आर्म, लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है आर्म्स का वो कौन है, सबसे ज़्यादा आर्म्स खरीदे हैं इन 4 साल में यूक्रेन ने, और इंडिया नंबर 2 में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 4 साल में सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से यूक्रेन ने, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो यूक्रेन बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, उधार में ही खरीद रहा है, पैसे ना हो सब उधार में दे रहे हैं कि बाद में पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा खरीदे हैं, फिर इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने भी खरीदे हैं, 400 खरीदा है, ठीक है। अलग अलग डील साइन हो रही है, अलग अलग कंट्री के राफेल लिए हैं। तो फिर कतर भी है तीसरे नंबर पे, सऊदी अरबिया भी है। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका ही हथियार बेचता है दुनिया में। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका हथियार बेचता है, फिर फ्रांस है, फिर रशिया है, फ्रांस, रशिया। तो ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं सिपरी के हिसाब से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या चल रहा है, आर्म्स कंट्रोल, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सारी चीज़ों पे नज़र रखता है ये सिपरी। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम में बन सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी मार्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट WTO। WTO इज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमने बात करी कि परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 में बना।
उरुग्वे राउंड ये 1986 से 1993 तक चला, ये भी करेक्ट है, हमें तो नॉट ट्रू पूछा है। हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, और ये भी करेक्ट है। ये टाइम गलत हो गया, 1995 होना चाहिए था, ये हमने डिस्कस करा था, ये डी वाला रॉन्ग है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, स्टेज नेबुला रेफर्स टू, तो स्टेज नेबुला जो है वो ना बर्थ ऑफ स्टार होता है, ये लास्ट स्टेज नहीं है, ब्लैक होल नहीं है, स्टार रेड जायंट नहीं है, क्लाउड ऑफ डस्ट और हाइड्रोजन, ये बर्थ ऑफ स्टार है, ये इनिशियल स्टेज है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होते रहते हैं, तो ये नेबुला होता है बर्थ ऑफ स्टार। ए हमारा आंसर हो गया। 16 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या करता है, रिसर्च इन पीस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो सी हमारा आंसर है, सी हमारा इसमें आंसर बन जाता है। ठीक है, बातें तीस्ता रिवर के बारे में बात करते हैं। तीस्ता रिवर जो न्यूज़ में रही है, तीस्ता रिवर ये कई बार कंट्रोवर्सी में भी रहती है। तीस्ता रिवर कंट्रोवर्सी है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंट्रोवर्सी होती है। ये तीस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है, सिक्किम, आपको ये पता होना, सिक्किम फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश, सिक्किम से होते हुए थोड़ा ज्योग्राफी में देखिएगा, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और फिर वो जो ब्रह्मपुत्रा आती है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, तो ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये ध्यान रखना है। और सिक्किम का ओरिजिन भी पूछते हैं, तो सिक्किम ना, ये तीस्ता रिवर का ओरिजिन भी पूछते हैं, तो सिक्किम से निकलती है तीस्ता रिवर, ये आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल से होते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तीस्ता रिवर। तो प्रॉब्लम क्या होती है, तीस्ता रिवर में जो भी हम डैम वगैरह बनाते हैं ना, तो बांग्लादेश ऑब्जेक्शन करता है कि हमारे ना वाटर लेवल कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एरिया हिमालयाज है, हाई हिल एरिया, बांग्लादेश पे लो लाइंग एरिया है, तो नदियाँ फिर बांग्लादेश में एंटर करती हैं इंडिया से, तो हम कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह चलाएंगे तो बांग्लादेश के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वहाँ पर खेती वगैरह के लिए डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए थोड़ा डिस्प्यूट इसमें रहता है, तो कई बार न्यूज़ में रहता है तीस्ता रिवर। उसके अलावा सैटेलाइट कॉमनली उसके अलावा जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ होती है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बात कर लेते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इन्हें ना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या अर्थ का ऑब्जर्व, इसमें ना वीडियो कैमरा रहता है, मतलब ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, इसमें कैमरा लगा हुआ रहता है जो अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा होता है कैमरे के थ्रू। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। और क्योंकि इसमें वीडियो वगैरह है, वीडियोस वगैरह, फोटो वगैरह लेता है, तो उसका काम क्या होगा, ये मौसम की जानकारी भी देगा, वेदर मीटीरियोलॉजी, मौसम की भी जानकारी देगा, ये जासूसी भी करेगा पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर कि कौन कौन से टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, क्योंकि इसमें वीडियो कैमरा है। और ये मैपिंग के भी काम आएगा, मैप बनाने के, ये मैपिंग के भी काम आएगा, ये जो सैटेलाइट है। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के काम आ सकता है, कहाँ पर बाढ़ आ गई है, कहाँ पर जंगलों में आग लगी हुई है, कहीं पर अर्थक्वेक की वजह से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें कैमरा है, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेगा। ये रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हेल्प करती हैं। और ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये कहाँ प्लेस होती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ना पोल्स के अलाउंग, ये पोलर होती हैं, पोलर हमेशा पोल के अलाउंग होती हैं, जबकि जो इंटरनेट वाली सैटेलाइट होती हैं वो ये नहीं होती। इंटरनेट वाली सैटेलाइट ना इक्वेटर के अलाउंग चल रही होती है, वो टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है और काफ़ी ज़्यादा हाइट में रहती है, जिसमें कैमरा है तो पास में रखना पड़ता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और उसके अलावा अगर ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, कार्टो सैटेलाइट, कार्टो सैटेलाइट का मतलब है मैपिंग वगैरह तैयार करना। कार्टो सैटेलाइट से ना मैप्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, स्पेशल इनका पर्पस होता है, ये इमेजेस वगैरह भेजेंगे, इनसे मैप वगैरह तैयार किए जाएंगे, वो सब हमारे पास कार्टो सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। एक तो तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हमारा ब्रह्मपुत्रा, हमने बात करी है, सिक्किम से निकलती है, ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लें स्टूडेंट, सिक्किम से निकलती हैं और ये जो है वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और सैटेलाइट कॉमनली यूज फॉर रिमोट सेंसिंग मीटीरियोलॉजी, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, ई है MET, मीटीरियोलॉजी मतलब मौसम। तो ये सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, अभी हमने बात की थी, पोल्स के अलॉन्ग चलती हैं, इन्हें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट, कार्टो, कार्टो सैटेलाइट, कार्टो मतलब मैपिंग, कार्टोग्राफी, मैप तैयार करना।
डेट वॉज रिसेंटली सीन इन यूज, तो वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, क्योंकि इसमें कैमरा रहता है, तो सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, काटो सैटेलाइट वो वाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं जो जिनका पर्पस ही मैप वगैरह तैयार करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।